हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 से 16 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कई सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि कई दिनों के। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर होगा शेर बहादुर देउबा। हालांकि अभी उनको 30 दिनों के अंदर में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उनके सत्ता संभालने के बाद इंडिया के साथ एक बेहतर संबंध की चर्चा शुरू हो गई है। ओके, अच्छा, आपको पता होगा कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली। ये तो उनके रहते इंडिया और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। शेर बहादुर देउबा जो हैं अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो जैसे मैंने पहले बताया कि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 5वीं बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। कम अवधि के लिए वो 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और 5वीं बार बन गए। ओके, इससे पहले मैंने बताया कि केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ओली जो हैं जब भी वहाँ पर संकट आया, यानी जब उनके पास विश्वास मत नहीं था, उस दौरान वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरह से बचाव की मुद्रा में आई, विद्या देवी भंडारी। और यहाँ तक कि केपी शर्मा ओली के कहने पर विद्या देवी भंडारी ने वहाँ के सदन को भंग कर दिया था और चुनाव का भी ऐलान करवा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि ओली को इस्तीफा देना होगा और देउबा जो कि विपक्ष के नेता हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और चुनाव भी नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति का जो फैसला था उसको खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, ओली जो थे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनकी छवि खासतौर पर भारत विरोधी थी और उनके नेतृत्व में जो सरकार चली थी उसमें चीन से काफ़ी बेहतर रिश्ते हो गए थे नेपाल के। ओके, और यहाँ तक कि जब ओली की सरकार पर संकट आया और लगा कि ओली को इस्तीफा देना पड़ेगा, ज़्यादातर वक्त में चीन उनके साथ आया। चीन की जो राजदूत थी वो सीधे वहाँ के विपक्ष के नेताओं से या उनके सरकार के गठबंधन से बातचीत कर लेती थी। हालांकि ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा चीन का हस्तक्षेप हो गया था और आपको पता ही है कि चीन के उकसावे पर ओली ने संसद से एक नया मानचित्र यानी नेपाल का मैप भी जारी करवा लिया था, जिसमें कालापानी, लिपु लेक और लिम्पुधुरा जो 3 इंडिया के जगह हैं उन सबको नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है मैप में। ओके, और धीरे धीरे नेपाल की जनता के बीच में उनकी छवि भारत विरोधी नेता के बीच के तौर पर बन गई थी। ओके, लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेर बहादुर देउबा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि रिश्ते जो हैं बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 4 बार जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कम अंतराल पर, तो कभी उन्होंने रिश्ते इंडिया से ख़राब नहीं होने दिया और बेहतर ही करने की कोशिश की है। और इंडियन डिप्लोमेटिक हलकों में जो बातचीत ये चल रही है कि वो परिपक्व नेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का 7 महीने का यानी जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स वीडियो है वो अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं और PDF भी अवेलेबल है। क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल करने के बाद अब किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है? किस विभाग को? आंसर होगा सार्वजनिक उद्यम विभाग, इंग्लिश में कहते हैं इसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, इसी के अंतर्गत बहुत सारे PSU हैं। ठीक है, देखिए ये जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था, लेकिन कैबिनेट सचिवालय ने ये ऐलान किया है, इसी महीने जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब DEP जो है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक 6ठा विभाग होगा। ओके, और इसके अंतर्गत, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 36 से ज़्यादा सरकारी कंपनियां हैं। तो ऐसे में कंपनियां भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ गई हैं, जो पहले सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत थी। ओके, ये माना जा रहा है कि इससे जो सरकारी कंपनियों का विनिवेश जो करने का सरकार का मन है यानी डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो आसानी से हो सकेगा। वित्त मंत्रालय खुद ही ये काम कर सकेगा। नहीं तो पहले
सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से बहुत सारी परमिशन, बहुत सारे सलाह ये सब लेनी होती थी, ठीक है। और भारत की वित्तीय स्थिति तो ठीक नहीं है, आपको पता ही होगा, और सरकार ने अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए तमाम जो बहुत सारी कंपनियां हैं सरकारी, उसको बेचने का फैसला किया हुआ है, वो सब चल रहा है। अब ये भी जो ढेर सारी कंपनियां हैं इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वो भी इस पाइपलाइन में आ गई हैं। देखिए, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं, विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकार खुले तौर पर ये सामने आई है, तमाम बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज का नाम दिया है? कहाँ पर है ये? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ओके, एक्ट्रेस विद्या बालन है, तो उनको उनके नाम पर ये किया गया है। अभी जुलाई में ही वो कश्मीर गए थे। इंडियन आर्मी के द्वारा एक आयोजित प्रोग्राम था, गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल। ओके, गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल, तो वहाँ पर भाग लिया। और वहीं पर विद्या बालन की जो उपलब्धियाँ हैं जो एक्टिंग के क्षेत्र में, तो उनको सम्मान देते हुए इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग के एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया है, ठीक है। विद्या बालन जो है कई सारी फिल्मों में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दे पर काफ़ी वकालत करती हुई नज़र आती हैं फिल्मों के माध्यम से। और अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है शेरनी, वो काफ़ी चर्चित रही है। प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है वो पसंद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये फायरिंग रेंज है, वहाँ की भी बात कर लें। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2021 को कोविड-19 के मद्देनज़र देश में स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है? आंसर होगा 23,123 करोड़ रुपए, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने यानी मंत्रिपरिषद ने ये फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं अभी मनसुख मांडविया, ओके, ये है मनसुख मांडविया, तो उनको ये कहा गया है कि ये जो फंड है इसको मार्च 2022 यानी अगले साल मार्च तक इसको लागू किया जाएगा। पैकेज दिया गया है अलग अलग राज्यों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यानी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर करीब 2.5 लाख यानी 2.44 लाख बेड बढ़ाया जाएगा देश भर में। 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाई स्थापित की जाएंगी। ये सरकार की योजना है। देखते हैं आगे कितना बेहतर होता है, क्योंकि कोविड-19 का जो तीसरा फेज़ जैसे WHO ने कह दिया है कि आ चुका है और इंडिया में तीसरा फेज का जब इफ़ेक्ट आएगा और ये आशंका है कि बच्चों पर उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसलिए सरकार ने ये कहा है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कई दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, कोशिश होगी रेगुलर रहूँ मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई 2021 के दौरान किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-2030 का ऐलान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या को लेकर काफ़ी चर्चाएं तो होती रहती हैं और पॉलिटिकल मुद्दा भी ये बन रहा है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है पता होगा सबको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसकी मुख्य बातें क्या है? तो इसमें मुख्य बातें यही दी गई हैं कि जो कुल प्रजनन दर है उसको 2026 तक 2.1 करना है, लक्ष्य तय किया गया है, और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी एक कपल जो है उसके कितने बच्चे हों एवरेज, तो उसको 2026 तक 2.1 किया जाएगा। ओके, और 2030 तक उसको और कम करके 1.9 किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। उसमें ये भी बात कही गई है कि बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण में सुधार किया जाएगा। खासतौर पे 11 से 19 साल के जो किशोर हैं उनके पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य
उसका प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जाएगा। देखिए, इसके अलावा एक और इसमें ऐड करने वाली बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बन रहा है। उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। कौन बना रहा है ड्राफ्ट? तो राज्य विधि आयोग, ओके। स्टेट लॉ कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, कानून का मसौदा तैयार किया है और इसको 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है कि आप इस पर राय दें और इसके बाद इसको अंतिम रूप दे देगा आयोग, कमीशन, लॉ कमीशन, और वो यूपी सरकार को सौंप देगा। तब यूपी सरकार इसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी और संभव है कि ये कानून बन जाए। तो क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो उसके ड्राफ्ट है, यानी विधेयक जो होने वाला है उसका ड्राफ्ट क्या है? तो मुख्य रूप से इसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात करी गई है। 2 से अधिक बच्चे होने पर बहुत सारे सरकारी प्रेशर लोगों पर दिए जाने और बहुत सारी सुविधाएं को कट करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। जैसे 2 से अधिक बच्चे वाले जो गार्जियन होंगे उनको सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन से रोका जाएगा, ये बात है। दूसरी बात क्या है? सरकारी सेवकों का, यानी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनके प्रमोशन को रोकने का भी प्रावधान किया गया है कि वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जो हैं वो नहीं लड़ सकेंगे 2 से ज़्यादा बच्चे वाले। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों का नाम नहीं लिखा जाएगा एक राशन कार्ड में, क्योंकि सदस्य ज़्यादा होते हैं तो उसके अनुसार जो है राशन मिलता है। तो 4 से ज़्यादा सदस्य नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर ये एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो स्कूल के उसमें शामिल किए जाएंगे, मतलब स्कूल में ही इसको शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में, कोर्सेज में। और कानून लागू होने के बाद अगर किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, सेकंड प्रेगनेंसी में, तो कानून के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी और अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो वो तीसरे संतान कर सकते हैं, ओके, उसमें वंचित नहीं किया जाएगा। और सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बात की गई है इसी कानून के ड्राफ्ट में, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का भी जिक्र है कि अगर सिंगल चाइल्ड किसी के होते हैं, केवल सिंगल ही रहते हैं, तो उसको 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, यानी इंक्रीमेंट दिया जाएगा, फ्री हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, ओके, और एजुकेशन भी बच्चों को फ्री दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी ये इसमें सुविधा देने की बात कही गई है। बिजली के बिल, होम लोन, हाउस टैक्स, इस पर छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है, ओके। और हाँ, एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच ये है कि कानून लागू हो जाएगा तो क्या तुरंत लागू हो जाएगा या पहले से जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन पर भी लागू होगा? तो नहीं, इस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि कानून लागू होने की तारीख के 1 साल बाद ये सब नियम लागू होंगे, ओके। मतलब कानून जब इफेक्ट में आ जाएगा, जैसे विधानसभा से पास हो जाता है, उसके बाद फिर गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देती हैं, लेकिन 1 साल बाद इसके नियम और शर्तें जो हैं वो लागू होंगी। तो 1 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि अगर इस दौरान कोई प्रेग्नेंट हो जाती है महिला या किसी की फैमिली में बच्चा होने वाला है तो उसको ज़बरदस्ती इस कानून के चपेट में ना लाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, आंसर आपको पता ही है, जिक्र पहले कर चुका हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 जुलाई, ओके। क्यों इसी दिन मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 यानी 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो इसी पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और इसके बाद से 11 जुलाई को दिन तय कर दिया कि अब उसी दिन को जो है पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। अगर बात करें 2021 में दुनिया की आबादी कितनी है, तो वो हो गई है 7 अरब 87 करोड़, ओके, 7.87 अरब ये हो गया है पूरी दुनिया की आबादी। और कौन सा देश आबादी में टॉप पे है, उस टॉप 5 देख लेते हैं। तो पहले नंबर चीन है, 144 करोड़ आबादी है।
सेकंड पे इंडिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है जो पॉपुलेशन के आंकड़े वैसे लगातार हर दिन जो कैलकुलेशन होता है उसके अनुसार 139 करोड़ है, यानी 139 करोड़। ठीक है, अगर आप सेंसस की बात करेंगे तो सेंसस में पिछले जो रिकॉर्ड हैं 2011 के उसमें काफ़ी कम मिलेंगे, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके अनुसार 139 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, इंडोनेशिया फोर्थ पोजीशन पे है, वो है 27 करोड़, और फिफ्थ पे है पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने जुलाई 2021 में अपने संग्रह यानी कलेक्शन में किस बॉलीवुड मूवी को जगह दी? आंसर का इसका पीके। ओके, पीके मूवी आई थी। तो देखिए क्या है कि जो आर्काइव है उसमें बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट और चर्चित फिल्में हैं उसको रखा जाता है, कुछ ऐसी फिल्मों को जो हमेशा याद रहें, तो संभाल के इसको रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो जाए उसकी फिल्में वगैरह। ठीक है, नेगेटिव। तो फिल्म पीके, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी आमिर खान, और इसका डायरेक्शन किया था राजकुमार हिरानी ने। ओके, फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में। तो फिल्म पीके के कैमरा नेगेटिव को राजकुमार हिरानी ने इसी महीने जुलाई में NFAI के डायरेक्टर हैं प्रकाश मांगढम, तो उनको सौंप दिया है। और इससे पहले 3 इडियट को भी NFAI ने अपने पास रखा था उसके नेगेटिव को। ओके, और आपको बता दूं कि ये जो संरक्षित रखने का काम है वो दशकों से चल रहा है, और बहुत सारी फिल्में वहाँ रखी जाती हैं। 2018 में RK स्टूडियो की 21 फिल्मों के नेगेटिव RK स्टूडियो में रखे थे, तो उसको जो कपूर ख़ानदान है उन लोगों ने NFAI को सौंप दिया था। ठीक है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उसका एक इकाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल बुक जो है उसकी लेखिका कौन है? आंसर होगा करीना कपूर। तो उनकी नई बुक है, तो उन्होंने ये घोषणा की है, उन्होंने अपने 2 प्रेगनेंसी के अनुभवों के बारे में बताया है। ओके, और नाम जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रख दिया उन्होंने, प्रेगनेंसी बाइबल, तो इसकी वजह से काफ़ी विवाद भी चल रहा है। अच्छा, इस बुक की लेखिका हैं, सह लेखिका हैं आदिति शाह भीमजायनी। करीना कपूर तो हैं ही, करीना कपूर खान, और ये भी हैं। विवाद हो गया है इस पर, और FIR भी दर्ज हो गया है करीना कपूर के खिलाफ में कि उन्होंने जो ईसाई लोग हैं उनकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का जो है उसको ठेस पहुंचाई है। IPC के सेक्शन 295A के तहत ये दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली मीठे पानी की सचल जल सुरंग एक्वेरियम यानी मूवेबल वाटर टनल एक्वेरियम किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में शुरू की गई है। KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये किया गया है, और ऐसा पहला रेलवे स्टेशन वो बन गया है। सचल है, यानी कि कभी भी उसको हटा के किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पे लगाया जा सकता है। तो जुलाई में यानी इसी महीने इसको किया गया है, और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम जो है उसने ये काम किया है। ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, एक्वेरियम बनाया गया है टनल टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? आंसर होगा स्वानंद किरकिरे। ओके, बॉलीवुड के वो सिंगर हैं, गीतकार हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने ये ऐलान किया, मनीष सिसोदिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने रणथंभौर, इसके अलावा रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है, यानी 3 टाइगर रिजर्व हैं, उसको जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, तो तीनों को वो जो जोड़ा जाएगा, और केंद्र सरकार ने ये अप्रैल में ये इन सब चीज़ों को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसको लागू करने की बात चल रही है।
तो इससे ये होगा कि जो अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं तो उसके टाइगर आसानी से वहाँ आ जा सकेंगे, एक कॉरिडोर सा रहेगा आने जाने के लिए। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत के कौन से शहर करेंगे? किन शहरों को मिला है मेजबानी का काम? आंसर होगा मुंबई और पुणे। ओके, देखिए ये टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 यानी अगले साल ये खेला जाएगा और मुंबई फुटबॉल एरेना और पुणे के शिव छत्रपति खेल परिसर में ये आयोजित होगा। पहले ये आयोजन भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होना था, लेकिन एशियाई फुटबॉल जो महासंघ है, परिसंघ है, फेडरेशन, तो उसने कोविड-19 के देखते हुए 2 अलग अलग दूरी वाले शहरों में ना कराने का फैसला किया और मुंबई पुणे को, चूँकि नज़दीक है तो वहाँ पर ये तय किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक गेम्स में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने? पहले भारतीय जिम्नास्ट जज ओलंपिक में, आमतौर पे दूसरे जज हुआ करते थे, लेकिन पहली बार कोई इंडियन जिम्नास्ट जज बना है। आंसर होगा दीपक काबरा। ओके, दीपक काबरा ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं। और आपको पता ही है कि टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है 23 जुलाई से जापान में, तो वहाँ पर वो जज के रूप में देखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में लड़कों का एकल खिताब यानी बॉयज़ सिंगल्स फिनाले जीत लिया है? बॉयज़ सिंगल्स फिनाले, आंसर होगा समीर बनर्जी। भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के, तो उन्होंने ये जीत लिया है। टेनिस खिलाड़ी हैं वो, 17 साल के हैं मात्र, और उन्होंने ये दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम एक तरह से जीता है। अगर बात हो कि इससे पहले किसी इंडियन ने जीता हुआ है तो हाँ, रामनाथ कृष्णन, उन्होंने 1954 में ये खिताब जीता था विंबलडन का, जो जूनियर विंबलडन कहते हैं उसको। ओके, लिएंडर पेस ने भी 1990 में लिएंडर पेस ने ये विंबलडन जूनियर का खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आंसर होगा एश्ले बार्टी। ओके, ऑस्ट्रेलिया टॉप सीड की खिलाड़ी हैं और 10 जुलाई को उन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। किसको हराया? चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को उन्होंने हराया। ठीक है, और आपको बता दूं कि 25 साल की हैं और प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, और अब उन्होंने टेनिस में धुआंधार प्रदर्शन किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2021 विंबलडन 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ये उनका 20वां ग्रैंड स्लैम है और 6ठा विंबलडन खिताब है। तो यहाँ बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। कितने ग्रैंड स्लैम इवेंट होते हैं दुनिया भर में? तो देखिए टोटल 4 हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप और यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 का पुरुष युगल खिताब किन खिलाड़ियों का नाम रहा? आंसर होगा निकोला मैक्टिक और मेट पविक। ओके, क्रोएशिया की जोड़ी है ये, उसके नाम रहा। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 का महिला युगल खिताब किसने जीता है, किन खिलाड़ियों के नाम रहा? आंसर होगा एलिस मर्टेस और हसी सुवेई। ठीक है, बेल्जियम की हैं एलिस और चीनी ताइपे हैं हसी। ओके, 10 जुलाई को उन्होंने ये जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 का जो मिश्रित युगल खिताब है वो किसने जीता, किन विजेताओं के नाम रहा? आंसर होगा नीलू और देसिरा। ओके, अमेरिका की हैं देसिरा और ब्रिटेन की हैं नीलू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरो कप 2020 के विजेता
का नाम बताएं। किस देश की टीम जो है विजेता बनी है? आंसर होगा इटली। फुटबॉल ये कप है, फुटबॉल कप, यूरो कप, तो वो आयोजन हुआ था। ये 2020 का आयोजन था, लेकिन 2021 में हुआ ये। ठीक है, यूरो कप 2020 जो कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल नहीं हो सका था, तो उसको 2021 में किया गया। और इटली दूसरी बार यूरो कप का विजेता बन गया है। फाइनल मुकाबले में उसने इंग्लैंड को हराया है। 11 जुलाई को इंग्लैंड में ये आयोजन हुआ था और फुटबॉल का आयोजन इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड के हारने के बाद वहाँ दंगे सी स्थिति हो गई थी। मतलब फुटबॉल को लेकर इतना जुनूनी हैं पूरी दुनिया में लोग, तो इंग्लैंड में ये देखने को मिला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अपने नाम किया? ये प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, वो पुर्तगाली टीम के कप्तान हैं, तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। सिर्फ 4 मैच में ये सम्मान हासिल किया उन्होंने, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की टीम ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीत ली है? आंसर होगा अर्जेंटीना। ओके, कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप ये अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर ये जीता। और आपको बता दूं कि लियोनेल मेसी को कोपा अमेरिका 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये घोषित किया गया है। आपको बता दूं कि मेसी जो है वो उन्होंने 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2015 का और 2016 का कोपा जो अमेरिका फाइनल है वो हार चुके थे उनके नेतृत्व में, लेकिन अब उन्होंने जीत लिया है। और हार की वजह से इससे पहले 2016 में संन्यास ले लिया था उन्होंने, मेसी ने, लेकिन बाद में फिर से वापसी की और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को हटाकर अब इस पद पर किसको जिम्मेदारी सौंपी है? आंसर होगा जॉर्ज अलोर्डिस। ओके, आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को 8 जुलाई को पद से हटा दिया। वजह ये बताई जा रही है कि जो सहकर्मी हैं उनके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया था, तो इसकी वजह से अब जो है जॉर्ज अलोर्डिस उनको एक्टिंग सीईओ बनाया गया है, वो एक्टिंग सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2021 के मास्टर वर्ग खिताब जो है उसे किस भारतीय ग्रैंड स्लैम ने जीत लिया है? आंसर होगा निहाल सरीन। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं, तो उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। 16 साल के हैं, केरल के त्रिशूर के रहने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे। आंसर होगा 7 जुलाई। ओके, 7 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था और तब से लगातार मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया 8 जुलाई 2021 को, डेथ हो गया, तो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 87 ईयर के थे और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का है, तो उसके महानिदेशक डीजी का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर होगा एन वेणुधर रेड्डी। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के वो अधिकारी हैं, तो उनको डीजी का प्रभार दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो मुख्यालय का है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया 7 जुलाई 2021 को, तो वह किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा हॉकी। ओके, उनका जन्म लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है 29 दिसंबर 1925 को, और जो उनका निधन हुआ है, उनकी डेथ हुई है, तो वो 95 ईयर के थे। और आपको बता दूं कि 1948 के ओलंपिक में जो भारतीय टीम गई थी, तो उसके वो हिस्सा रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद भी कई सारे टीमों में, कई सारे आयोजनों में वो टीम के सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन को विधानसभा ने मंजूरी दी है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने ये मंजूरी दी है। हालांकि अब ये केंद्र सरकार के पास मामला चला गया है
और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ही वहाँ पर विधान परिषद जो है उसका गठन हो पाएगा। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वो रह चुका है। हालांकि उसको 1952 में उसको गठन किया गया था, लेकिन 1969 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में 1952 से 1969 तक विधान परिषद का अस्तित्व था। अब एक बार फिर से जुलाई 2021 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने ये प्रस्ताव जो है पास किया है और संसद को भेजा है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो वहाँ पर विधान परिषद स्थापित हो पाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर चाहेगी तभी ये हो पाएगा। ठीक है, विधान परिषद के बारे में बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल में 2 सदन की व्यवस्था है। एक सदन का नाम है विधान परिषद और दूसरे सदन का नाम है विधानसभा। तो विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में मौजूद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ओके, हालांकि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जनवरी 2020 में ही यानी पिछले साल ही प्रस्ताव पास किया गया था और इसको भेजा गया था केंद्र सरकार के पास कि संसद से मुहर लगे। लेकिन अब तक ये विधेयक जो है संसद में पेश हो ही नहीं सका है। आप देख लीजिए कि 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं आंध्र प्रदेश का मामला, जो वहाँ हटाने का, ख़त्म करने के, विधान परिषद का अस्तित्व खत्म करने की बात थी। और अब पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वो विधान परिषद वहाँ पर स्थापित किया जाए। तो जब पिछला अभी पेश ही नहीं हुआ तो इसकी तो देर कही जा रही है। हालांकि ये राजनीतिक मामला है। ओके, तो विधान परिषद का क्या काम होता है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार का जो कानून है वो संसद में बनता है, ठीक है, उसी प्रकार राज्यों में जो कानून है वो विधान मंडल में तैयार किए जाते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उनमें इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लेकिन हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर से चुने जाते हैं। तो क्या फ़र्क है विधानसभा? देखिए, जहाँ पर जिस राज्यों में केवल विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है तो सारे विधेयक जो है विधानसभा से ही पास हो जाते हैं। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो वहाँ पर साधारण विधेयक जो है वो विधानसभा या विधान परिषद में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन अगर विधान परिषद में असहमति होती है तो वो प्रभावी होता है विधानसभा का ही फैसला। जैसे कोई विधेयक विधानसभा में गया और वहाँ पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में उसको वो पास नहीं हो सका, उसको खारिज कर दिया गया, तब भी वो पास माना जाएगा, खारिज हो जाएगा एक तरह से विधान परिषद का जो फैसला था वो। ओके, और वित्त विधेयक है उसको विधान परिषद में पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है और न ही विधान परिषद उसको नामंजूर कर सकता है। ठीक है, पारित मान लिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, विधान परिषद की बात हो रही है तो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रपति की हत्या 5 जुलाई 2021 को उनके ही घर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी? किस देश के राष्ट्रपति की अगर हत्या होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इंटरनेशनल जगत में काफ़ी चर्चा रही है इसकी। आंसर होगा हैती। हैती के राष्ट्रपति थे जोविनेल मोइसे। तो उनके प्राइवेट आवास पर कुछ अज्ञात लोग आए, समूह आए, वो आकर उन्होंने हत्या कर दी। बहुत गोलियां मारी गई। उनकी पत्नी, उनको भी गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो राष्ट्रपति थे वो 53 ईयर के थे। ठीक है, और आपको बता दूं कि संसद को वहाँ पर हैती में 2 साल पहले भंग कर दिया गया था और हालांकि इसके बाद चुनाव नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद वो 2 साल से शासन कर रहे थे। विपक्षी नेताओं ने उन पर ताकत बढ़ाने का आरोप लगाया था और कि अदालतों को एक तरह से उसको निष्क्रिय करते हुए और अपनी ताकत बढ़ाई, ऐसा दावा किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा। तो अब वहाँ हत्या कर दी गई है। पता लगाया जा रहा है कुछ अमेरिकी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, कुछ और लोगों को भी। तो देखना होगा क्या होता है आगे।
वहाँ पर राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, अस्थिरता का माहौल है। तो हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे। आंसर होगा 10 जुलाई। 10 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कई दिनों का। कुछ और क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में ले लेंगे और आपको देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। और हाँ, इस साल का 7 महीने का करंट अफेयर्स वो वीडियो अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, PDF भी है। और आपने जो अभी टोटल करंट अफेयर्स देखा ये लंबा वीडियो, उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF अवेलेबल है। आज का PDF फ्री है।